नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संपत्ति का उदार व्यक्तिवादी सिद्धांत। विद्यार्थियों, व्यक्तिवाद और उदारवाद के बीच में अंतर करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर देखने को मिलता भी है। व्यक्तिवादी विचारक हैं जॉन लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ और हर्बर्ट स्पेंसर। व्यक्तिवादी विचारकों का जनक जॉन लॉक और उदारवाद के विचारों का जनक भी जॉन लॉक ही कहलाता है। और आर्थिक जगत में पूर्णतया अहस्तक्षेप नीति का समर्थन किया है। जबकि उदारवादी लेखकों की अगर हम बात करें तो J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हॉबहोस, लास्की और मैकाइवर के नाम आते हैं। इन्होंने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए राज्य के उचित हस्तक्षेप की बात की है। और व्यक्तिवाद विचारक जो है राज्य के हस्तक्षेप को अनुचित यानी अहस्तक्षेप नीति की बात करते हैं, जिसे हम लेजिस फेयर का सिद्धांत भी कहते हैं। और जो उदारवादी लेखक हैं वो राज्य के हस्तक्षेप की बात करते हैं। व्यक्तिवाद और उदारवाद दोनों की मूल मान्यता यही है कि समाज या सरकार व्यक्ति पर अनुचित दबाव नहीं डाले और व्यक्ति को यह अवसर दिया जाए कि वह अपने ढंग से अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सके। मतलब व्यक्तिवाद और उदारवाद दोनों की मूल मान्यता यही रही है कि सरकार किसी भी प्रकार से जो है व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं लगाए और वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना विकास कर सके। विद्यार्थी, जैसे कि हम जानते हैं कि उदार व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रगति में नए आविष्कार, भौगोलिक खोज, वाणिज्य, उद्योगों का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए ये स्वाभाविक भी है कि उदारवादी चिंतक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का बड़े उत्साह से समर्थन कर रहे हैं। लॉक ने तो यहाँ तक कह डाला कि संपत्ति के अधिकार में ही अन्य दोनों अधिकार निहित है। एडम स्मिथ भी मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट की बात करता है, मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड की बात करता है। आर्थिक क्रियाकलाप में भी सरकार का हस्तक्षेप के विरुद्ध है वह। और अहस्तक्षेप नीति के कुप्रभाव सामने आने लगे, वैसे वैसे उदारवादी चिंतकों का भी ये विश्वास हो गया कि राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मतलब अहस्तक्षेप का सिद्धांत कुछ अपनी नकारात्मकता लिए हुए आने लगा, तो उसमें उदारवादियों ने कुछ ना कुछ हस्तक्षेप अवश्य होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, ऐसी बातें करना भी शुरू कर दिया। ऐसे विचार भी जो है समाज में आने लगे। संपत्ति के उदार व्यक्तिवादी सिद्धांत की समीक्षा हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत हम करेंगे। सबसे पहले बात आती है निजी संपत्ति का औचित्य क्या है। हम बात करते हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर ये संपत्ति के अधिकार का कोई ना कोई आधार प्रस्तुत करते हैं और इन आधारों पर हम निम्नलिखित तरीके से हम उनको व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है संपत्ति के बारे में जॉन लॉक के विचार। विद्यार्थियों, हमने पिछले अध्याय में भी हमने जाना था कि जॉन लॉक जो है प्राकृतिक अधिकार, जब हमने नागरिकता का अध्याय पढ़ा था तो हमने जाना था कि जॉन लॉक जो है प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है और प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत वह जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति इनको प्राकृतिक अधिकार मानता है और राज्य का निर्माण ही इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। लॉक कहता है कि राज्य का निर्माण, राज्य की उत्पत्ति ही इनकी रक्षा के लिए हुई है, क्योंकि जॉन लॉक एक समझौतावादी विचारक है और उसने कहा कि जब व्यक्ति ने संपत्ति का संग्रहण शुरू कर दिया, तभी से व्यक्ति ने समझौता करके राज्य का निर्माण किया। संपत्ति की उत्पत्ति जब हुई तब मनुष्य ने ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के साथ अपने श्रम को मिला लिया और भूमि जब तक ऐसी ही पड़ी है तो सबकी है। और जैसे ही एक व्यक्ति ने उसे साफ करके बोना, जोतना शुरू कर दिया तो वह उसको फसल देने लगी और फसल देने के बाद वह संपत्ति जो है उसकी हो गई। इस प्रकार आधुनिक समाजवादियों ने की ही तरह लॉक ने भी संपत्ति को श्रम का सिद्धांत ही बताया। तो विद्यार्थियों, लॉक कहता है कि जिस भूमि पर वह बोना शुरू करता है, जोतना शुरू करता है और धीरे धीरे उस भूमि से उसे श्रम के माध्यम से जो फसल या जो पैदावार प्राप्त होती है वह उसकी संपत्ति कहलाती है। इसी के आधार पर समाजवादियों की तरह ही बताया गया है कि संपत्ति को श्रम का सिद्धांत लॉक ने भी बताया है। तो समझ में आया, संपत्ति का सिद्धांत लॉक के अनुसार श्रम पर आधारित है और प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में उसने संपत्ति के अधिकार को रखा है। अब बात आती है बच्चों संपत्ति के बारे में एडम स्मिथ और रिकार्डो जैसे भौतिक अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण। भौतिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार भौतिकी यानी रसायन शास्त्र की ही तरह अर्थशास्त्र के भी कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं, जैसे कि मांग और पूर्ति का नियम, स्वतंत्र प्रतियोगिता का नियम। यदि आर्थिक क्षेत्र में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना है तो ये आवश्यक है कि सरकार को सबको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। मतलब हम आर्थिक क्षेत्र में हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त हुए, तो इसके लिए
उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि सबको स्वतंत्र छोड़ दो, फ्री कर दो। वस्तुओं का मूल्य और श्रमिकों की मजदूरी मांग और पूर्ति के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। वे कितनी मांग है, कितनी पूर्ति की जा रही है, उसके आधार पर ही सभी चीजें, वस्तु का मूल्य और श्रम जो है निश्चित कर देना चाहिए। प्रतियोगिता से लोगों में शक्ति और जिम्मेदारी की भावना का संचार होता है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो लोग अपनी पावर को दिखाने, अपनी शक्ति को दिखाने का प्रयास करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी के प्रति भी सचेत होते हैं। उससे उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन लागत में कमी लाने का अवसर भी मिलता है। उत्पादन लागत में कमी लाने का भी अवसर, उत्पादन बढ़ाने का भी, और कितना उत्पादन में कमी करनी है उसका भी अवसर बढ़ता है। व्यक्ति जो है निश्चित कर पाता है कि कितना उत्पादन करना है, कितना नहीं करना है। ये सभी जो है उसके लिए वह अवेयर होता है, जिम्मेदार होता है। व्यक्तिगत संपत्ति का जादू मिट्टी को सोना बना सकता है। जिस प्रकार अंदरूनी अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता के आधार पर चलती है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार अंदरूनी अर्थव्यवस्था यानी राज्य के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था है वो प्रतियोगिता के आधार पर चलती है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के आधार पर चलती है, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अर्थव्यवस्था है प्रतियोगिता के आधार पर ही चलनी चाहिए। संक्षेप में, मुक्त अर्थव्यवस्था, फ्री इकोनॉमी ही औद्योगिक विकास का रहस्य है। जब तक फ्री इकोनॉमी नहीं होगी, अर्थव्यवस्था फ्री नहीं होगी, स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक विकास संभव नहीं है। राज्य यदि इस प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे और वस्तुओं की कीमतें और मजदूरी की दरें तय करने लगे तो फिर ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि वस्तु की क्या कीमत होगी, श्रमिकों की क्या मजदूरी होगी। ये अगर तय करने लग जाए, अपना इंटरफेयर करने लग जाए, तो व्यवस्थाएं जो बिगड़ने लगी हैं, ऐसा उदारवादी और व्यक्तिवादी विचारक कहते हैं। इसलिए राज्य को वेतन या श्रम संबंधी कानून नहीं बनाने चाहिए और नई संपत्ति में भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों क्या बताया गया कि संपत्ति के बारे में एडम स्मिथ और रिकार्डो ने अपने भौतिक अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण को बताते हुए कहा कि जिस प्रकार से मांग है, जिस प्रकार से पूर्ति है, उसी के आधार से ही मजदूरी तय की जाए, उसी आधार पर ही वस्तुओं की कीमत भी तय की जाए। यहाँ देखिए आप, एडम स्मिथ हैं, वो कहते हैं, एडम स्मिथ के अनुसार राज्य की अपेक्षा व्यक्ति इस बात की ज्यादा सही निर्णय कर सकता है कि संपदा का अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जाएगा, और व्यक्ति की संपदा से राष्ट्र की संपदा बढ़ती है। इससे निजी लाभ और समाज कल्याण दोनों का सामंजस्य हो जाता है। अब देखिए अगला बिंदु, संपत्ति के बारे में उपयोगितावादी और नीतिवादी दृष्टिकोण क्या है। बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति अपने सुख और दुख को अच्छी तरह से पहचानता है कि सुख किस में है, दुख किस में है। इसलिए राज्य को आर्थिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में बेंथम ने भी हस्तक्षेप नीति का ही समर्थन किया है। उसने जो सूदखोरी को भी न्याय संगत ठहराया है। जहां तक जॉन स्टुअर्ट मिल का प्रश्न है, उसके अनुसार व्यक्ति को न सिर्फ विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए बल्कि अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में उसने भी स्वतंत्र प्रतियोगिता और निजी उद्यम का ही समर्थन किया। मजदूरों के शोषण, किसानों की दुर्दशा ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया बाद में कि सार्वजनिक कल्याण के लिए राज्य को क्या करना चाहिए। उसने बड़ी बड़ी जागीरों पर भारी भूशुल्क लगाने का समर्थन किया और आयरलैंड के भूमिहीन किसानों के बीच भूमि के बंटवारे की वकालत भी की। वह अंत तक एक स्वतंत्रतावादी ही बना रहा, पर लॉक और एडम स्मिथ की हस्तक्षेप नीति से वह बहुत आगे निकल चुका था और नैतिक दृष्टिकोण से निजी संपत्ति के पक्ष में और भी बहुत सारी दलीलें उसने दी। जैसे यह कहा गया कि धनी व्यक्ति को किसी से डरने या किसी की खुशामद करने की आवश्यकता नहीं है, वह निर्भीकता से अपनी बात कह सकता है, और संपत्तिवान व्यक्ति अपने जीवन को कलापूर्ण और सुरुचिपूर्ण बना सकता है, और निजी संपत्ति की प्रथा से मनुष्य को बहुत सी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है और फलस्वरूप वह दीन दुखियों के लिए अस्पताल, अनाथालय, रैन बसेरे आदि बनवा भी सकता है। तो इस प्रकार से उपयोगितावादी जो विचारक हैं, उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है अपने सुख और दुख का ज्ञाता होता है, उसको अच्छी तरह पता होता है कि मेरा सुख किस में है, दुख किस में है। तो उपयोगितावादी और नीतिवादी दृष्टिकोण ने कहा कि किसी भी प्रकार से राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और जब धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि प्रतियोगिता और निजी उद्यमों का उसमें समर्थन करते हुए जब उसने ये देखा कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, किसानों की दुर्दशा हो रही है, तो उसने सार्वजनिक कल्याण की बात भी की कि राज्य को क्या करना चाहिए सार्वजनिक कल्याण के लिए। अब इसके बाद बात आती है निजी संपत्ति के समर्थन में कुछ और दलीलें बताई गई। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर हैं, जो हस्तक्षेप नीति के
सिद्धांतकार हैं। उन्होंने निजी संपत्ति का समर्थन प्राणी शास्त्र पर बताया। उनका क्या कहना है कि प्रकृति में हम प्रतिक्षण एक ऐसे संघर्ष को देखते हैं जिसमें कमजोर नष्ट हो जाते हैं और सबल जीवित होते हैं। मतलब शक्तिशाली जो है हमेशा जीवित रहता है और कमजोर नष्ट हो जाता है। प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि यह संघर्ष ऐसे ही चलता रहे। यदि सरकार पेंशन या आर्थिक सहायता देकर असहाय और बेरोजगारों की रक्षा करती है तो ऐसे तत्व भी बचे रहेंगे जिन्हें प्राकृतिक नियमों के अनुसार नष्ट हो जाना चाहिए। इससे समाज में गिरावट आती है। अयोग्य और असफल तत्वों को नष्ट हो जाना ही ठीक है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। और दूसरी ओर वो कहते हैं जिन लोगों को सहायता दी जा रही है उनके लिए धन अमीर लोगों पर भारी कर लगाकर प्राप्त किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परिश्रमी, सफल और कार्यकुशल व्यक्तियों को उन लोगों का भी बोझ उठाना पड़ेगा जो आलसी और लापरवाह हैं। कहने का मतलब जो संपत्तिमान व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, जो बड़े परिश्रम के साथ वहां तक पहुंचे हैं, उन पर अत्यधिक कर लगा करके जो परिश्रमी नहीं है और जो जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं है, उन सभी का बोझ जो है उन व्यक्तियों को उठाना पड़ता है। तीसरी बात उन्होंने कही कि उदारवादियों ने राजनीतिक दृष्टिकोण से भी निजी संपत्ति का समर्थन किया। उनके अनुसार केवल संपत्तिवान लोग ही समाज में शांति तथा व्यवस्था के भंग होने से प्रभावित होते हैं। इसलिए शांति और व्यवस्था बनाए रखने के में उनकी विशेष रुचि होती है। इसलिए वोट देने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को ही प्राप्त होना चाहिए जो सरकार को टैक्स देते हैं, कर चुकाते हैं। उदारवादी कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए समाज में ऐसे संपत्तिवान लोगों का होना आवश्यक है जो न सिर्फ स्वतंत्रता का मूल्य ही समझते हैं बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा के साधन भी रखते हैं। तीसरी बात वो कहते हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी सरकार ने वस्तुओं की उत्पादन या उनकी खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, चोर बाजारी शुरू हो गई और आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से तस्करी शुरू हो जाती है। अर्थात वस्तुएं चोरी से देश में लाई जाती हैं और राज्य को इन बातों से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अनावश्यक प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो कार्य आज खुले रूप में हो रहे हैं वह लुक छिप कर होने लगेंगे। तो इसी प्रकार से राज्य को अनावश्यक प्रतिबंधों से बचना चाहिए। फिर बात आती है सरकार की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। आखिर वह कितने काम अपने हाथ में ले सकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों को सरकारी उद्योग धंधे में कोई निजी दिलचस्पी नहीं होती है, इसलिए वे लापरवाही से काम करते हैं। अफसरशाही में यदि गैर जिम्मेदारी की भावना आ जाए तो लाभ के बजाय हानि होने की संभावना अत्यधिक होती है। और साम्यवाद के पतन का महत्वपूर्ण कारण यही रहा कि अयोग्य प्रशासकों तथा उत्पादन कार्य में लगे अन्य अयोग्य लोगों के बीच एक प्रकार का गठबंधन मौजूद हो चुका था। अब इसके बाद हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार पर पुनर्विचार, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण। व्यक्तिवादियों ने आर्थिक प्रतियोगिता की बड़ी तारीफ की, पर प्रतियोगिता की स्थिति बनाए रखना एक कठिन कार्य रहा। कुछ बड़े उद्योगपति मिलकर प्राय किसी वस्तु के उत्पादन पर एक अधिकार कायम कर रहे थे और लोगों से अपनी वस्तुओं का मनमाना मूल्य वसूलते थे। इसलिए 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में विचारकों का ध्यान इस बात की ओर गया कि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में राज्य का जो हस्तक्षेप है वह जरूर करना पड़ेगा ताकि देश के भौतिक साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं हो जाए। इसके अतिरिक्त गरीबों की रक्षा भी की राज्य का दायित्व हो गया और कारण यह रहा कि राज्य से जो पेंशन मिलती है उसे बुरा नहीं माना जाता, जबकि अन्य किसी संस्था से दान लेना लोग अपने सम्मान के विरुद्ध समझते रहे। इसलिए जहां तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बेकारी भत्ते का प्रश्न है, इनकी व्यवस्था राज्य को सौंपनी पड़ी। तो कहने का मतलब है संपत्ति के अधिकार पर पुनर्विचार करने पर संपत्ति जो अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण है वो धीरे धीरे कायम होने लगा और उस अर्थव्यवस्था से होने वाली जो आय है वह दीनहीन गरीबों के जन कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए लगाई जाने लगी। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बेकारी भत्ता भी उपलब्ध कराया जाने लगा। अब बात आती है उदारवादी दृष्टिकोण की ही हम बात करें तो सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आता है। सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है? हॉबहाउस ने सामाजिक दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और हॉबहाउस के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकता और समाज के प्रति उसके दायित्व के बीच संतुलन की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को एक अधिकार के दुष्परिणाम से बचाना पड़ेगा। यदि उद्योगपतियों पर सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा तो वे अपनी वस्तुओं की मनमानी कीमत वसूल करेंगे। और एक अन्य विचारक हैं R.H. टॉनी, उन्होंने कहा कि पूंजीवादी राज्यों की राजनीति पर धन हावी हो गया है और पूंजीपति न केवल चुनावों का ही संचालन करते हैं बल्कि मनमाने
कानून भी बनवा लेते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य को नई भूमिका सौंपनी होगी। समाज में विद्यमान आर्थिक विषमताओं का विश्लेषण करने के बाद टोनी ने उत्तरोत्तर वर्धमान कर प्रणाली का समर्थन किया और उस व्यक्ति को जिसकी आय बहुत अधिक है 75 से 80% तक का आयकर देना पड़ सकता है। और इस तरह की कर प्रणाली के दो लाभ हैं। एक तो यह है कि इससे कुछ सीमा तक आर्थिक विषमताएं कम करने की मदद मिलेगी और सरकार के पास जब ज़्यादा संसाधन होंगे तो देश के दीनहीन जनता के लिए ज़्यादा सेवाएं यानी शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास की सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति की आवश्यकता और समाज के प्रति उसके दायित्व क्या है, इसके बीच में संतुलन की आवश्यकता। ये हॉबहाउस ने बताया और उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को एकाधिकार के दुष्परिणाम से बचाना होगा। उद्योगपति किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु पर, किसी भी उद्योग पर अपना एकाधिकार या मनमानी कीमत ना वसूल कर पाए, इसलिए राज्य को हस्तक्षेप करना होगा। और आर.एच. टोनी हैं, उन्होंने पूंजीवादी राज्यों की राजनीति पर धन हावी हो गया है, संपत्ति का खुमार ज्यादा आ गया है, इसलिए पूंजीपति न केवल चुनाव का ही संचालन करते हैं बल्कि मनमाने कानून बनवाने या बदलने पर भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए आर.एच. टोनी हैं, वो कहते हैं कि उत्तरोत्तर वर्धमान कर प्रणाली को समाज में लाना चाहिए, राज्य में लाना चाहिए, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को जिसकी आय बहुत अधिक है 75 से 80% तक का आयकर देना पड़ सकता है। और इस तरह की कर प्रणाली के दो लाभ उसने बताए हैं। एक तो आर्थिक विषमताएं खत्म होंगी और दूसरा सरकार के पास जब ज्यादा संसाधन होंगे तो दीनहीन जनता के लिए शिक्षा व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और आवास की सुविधाएं भी वो जुटा सकती है। उदार लोकतांत्रिक देशों में भी कई महत्वपूर्ण उद्योग सरकार का स्वामित्व कायम हो चुका है और इंग्लैंड और फ्रांस में गैस, विद्युत निर्माण और कोयला उद्योग राज्य के स्वामित्व में चल रहे हैं। और हमारे देश में शस्त्र निर्माण, परमाणु शक्ति का उत्पादन और रेल यातायात सरकार के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त कोयला उद्योग और खनिज तेल का विकास भी सरकार के हाथों में। कुल मिलाकर के राज्य को आर्थिक संसाधनों में भी अपना नियंत्रण स्थापित करने की बात की गई है। जो सरकार का स्वामित्व होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हर एक व्यक्ति जो है उस उद्योग का अपना मालिक समझकर अपनी मनमानी कीमत वसूल करने लग जाएगा। इसलिए कुछ हस्तक्षेप राज्य का होना आवश्यक है। मुआवजे के संबंध में नियम कुछ बताए हैं। जैसे यूरोप में रेल पटरियों का निर्माण करते समय बहुत बड़ी मात्रा में निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया। उस समय यह प्रश्न उठा कि किसी निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए सरकार उस संपत्ति के स्वामी को कितना मुआवजा दे। बाद में आवास योजना, नगर विकास योजना, हवाई अड्डे बनाना, ये सभी भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत किया गया। यूरोप की उदार लोकतांत्रिक सरकारों ने मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय 3 बातों पर बल दिया। पहली बात तो उसने कहा कि खुले बाजार में उस संपत्ति का मूल्य कितना है। दूसरा, भूमि के स्वामी के लिए उसकी कितनी उपयोगिता है और ऐसा तो नहीं कि जिस व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है उसके पास भूमि के अलावा जीवन यापन के कोई और साधन है ही नहीं। तीसरी बात, यदि संपत्ति का स्वामी उसी तरह की संपत्ति पुनः बनाना चाहे तो कितनी लागत आ जाएगी। तो उदार लोकतांत्रिक सरकारें निजी संपत्ति का अधिग्रहण सिर्फ सार्वजनिक कार्यों के लिए करती हैं और संपत्ति के स्वामी को उतना ही मुआवजा अवश्य देती हैं कि उसे अनावश्यक आर्थिक कष्ट न झेलना पड़े। तो कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि मुआवजे के संबंध में कुछ नियमों के आधार पर जिस व्यक्ति विशेष की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है समाज के विकास के लिए, तो उसको ये सभी तीनों बातों का मद्देनजर रखते हुए उसको उस आर्थिक कष्ट न झेलना पड़े उतना मुआवजा उसे दिया जाए। और इसके साथ ही विद्यार्थियों, ये उदारवादी दृष्टिकोण जो है ये जो हॉबहाउस ने बताया है सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ये भी उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ही आता है। तो संपत्ति का उदारवादी दृष्टिकोण यह बताता है कि संपत्ति पर राज्य का या आर्थिक संसाधनों पर राज्य का कम से कम नियंत्रण हो और उस नियंत्रण के माध्यम से व्यक्ति अपना विकास कर, उस नियंत्रण अगर स्वतंत्र रहेगा, वह खुले रूप में आर्थिक विकास कर पाएगा तो निश्चित रूप से बाजार अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता, इन सब के माध्यम से देश का विकास होगा। लेकिन व्यक्ति जो है संपत्ति का गलत तरीके से अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है या अपना आधिपत्य स्थापित ना कर ले, मजदूरों पर शोषण करने ना लग जाए, मनमानी कीमत वसूल ना करने लग जाए, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए राज्य को अपना कुछ न्यूनतम नियंत्रण, आर्थिक हस्तक्षेप भी करना होगा, तभी जाकर के व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर सकती हैं।
और इसी के साथ ही यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संपत्ति की समकालीन अवधारणा यानी कल्याणकारी राज्य के संबंध में। नमस्कार एंड धन्यवाद।